जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हम लोग अभी पीएनएसटी एग्जाम्स की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस की सीरीज लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जिसमें अल्टरनेट हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और ये जो सीरीज है ये सारे सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जितने पीएनएसटी के सिलेबस में सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश और केमिस्ट्री, मतलब सारे सब्जेक्ट के अंदर जो है हम आपको प्रीवियस ईयर के लगभग 10 ईयर के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज करवा रहे हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो पीएनएसटी एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमसे जुड़ जाइए और प्रॉपर क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सॉल्व करिए। एक नोट्स बना लीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में करते चलिए। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? इसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप देखेंगे कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन अल्टरनेट कुछ ईयर में रिपीट होते जाते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो काफी हेल्प आपको मिलने वाली इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक। कौन सा टॉपिक आज करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक में हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे इसको 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक के अंदर। इसमें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको एनी प्रोसेस ऑल टेम्परेचर इट विल ऑटोमेटिकली। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो सभी टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली होगा? ये आपको ऐसे बोल रहा है वो ऑल टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक प्रोसेस का मतलब वो बोल रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः प्रक्रम आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑल टेम्परेचर पे अगर मुझे स्वतः प्रक्रम कराना है, ऑटोमेटिक प्रोसेस से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाना है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होने वाली, ये आपसे क्वेश्चन। क्लियर? तो सबसे पहले कि जो टर्म यहाँ पर दिया है उसने डेल एच डेल एस, ये जो टर्म दिया है इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छे से समझना है। उसके बाद आपसे कट जो क्वेश्चन है वो बड़े इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर बच्चों, डेल एच का मतलब क्या होगा? डेल एच है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मींस एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, इसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल एस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज या इसको एंट्रोपी परिवर्तन कहा जाता है। और एक और टर्म अभी आपको पढ़ने मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। डेल जी, डेल जी का मतलब क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये 3 टर्म है। हमको पूछा डेल एच और डेल एस में रिलेशन है, वो हम बताएंगे, लेकिन ये तीनों चीजें आप समझ लो क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहीं कहीं पर डेल जी का रिलेशन भी पूछा है। ठीक है, तो जनरली हम थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर डील करते हैं इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और सेकंड नंबर पे होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपके पास है, ध्यान से समझिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन, चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही लिख देता हूं मैं इसको। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये जो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है जनरली 3 टाइप से टेम्परेचर पे एग्जिस्ट होती है। ठीक है, एक तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें, ये ऑल टेम्परेचर पे भी कराई जा सकती है, ऑल टेम्परेचर पे। एक होता है लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे भी कराई जाती है। एंड लास्ट होता है हाई टेम्परेचर पे भी कराई जाती है। ठीक है,
अब ये 3 टाइप के अलग-अलग टेम्परेचर के अंदर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये होगी, ठीक है? तो ये जब अलग-अलग टेम्परेचर पे कराई जा रही है, तो क्या-क्या वेरिएशन आएगा डेल एच, डेल एस और डेल जी में, वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल एच, यहाँ पे लिखा डेल एस और यहाँ पे लिखा डेल जी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर ऑल टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाई जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑल टेम्परेचर पे जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाई जाती है, तो डेल एच की जो वैल्यू है ये नेगेटिव आती है। ऑब्जर्वेशन है, जब हम डिटेल पढ़ते हैं चैप्टर को तो वहां पे ये क्लियर होता है, ठीक है? मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ऑल टेम्परेचर पे डेल एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव और डेल जी की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव आती है। क्लियर? ओके। सेकेंड केस, अगर लो टेम्परेचर पे कराया जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऐसे केस में एंट्रोपी चेंज, सॉरी एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तीनों की वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव आती है। तीनों की वैल्यू कैसे आती है? नेगेटिव आती है। एंड हाई टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन करवाई जाए तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी कैसा आता है? पॉजिटिव। आप थोड़ा सा समझिए, जब भी डेल जी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आती है बेटा, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रक्रम। ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या स्वतः प्रक्रम इसको बोला जाता है। जबकि डेल जी की वैल्यू अगर किसी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आ गई, तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस स्वतः नहीं होगा, ये स्वतः प्रक्रम नहीं है, ये तो स्वतः प्रक्रम है। ओके, अच्छा, देखो सेकेंड नंबर की रिएक्शन पे आना बेटा, दूसरे नंबर की रिएक्शन पे आना। अभी मैंने किसकी बात किया है? एक्सोथर्मिक की। अब सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं इंडोथर्मिक। अगर हम इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, अच्छा इंडोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्मा, उष्मा शोषी, सॉरी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक को बोला जाता है क्या? उष्माक्षेपी, और इसको क्या बोला जाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है? ये जो रिएक्शन है बेटा, ये भी 3 टाइप से टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट होती है। एक तो ऑल टेम्परेचर पे कराई जाएगी, सेकेंड लो टेम्परेचर पे कराई जाएगी, थर्ड हाई टेम्परेचर पे कराई जाएगी। तो ये 3 टाइप के टेम्परेचर के अंदर कराई जाती है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सॉरी ऑल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, ये भी 3 केस में इसको भी अपने को देखना है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है? अगर ऑल टेम्परेचर पे इंडोथर्मिक रिएक्शन कराई जा रही है, तो डेल एच की वैल्यू ऐसे केस में आती है बेटा पॉजिटिव, ओके? डेल एस की वैल्यू आती है नेगेटिव और डेल जी की वैल्यू आती है पॉजिटिव, ओके जी, ठीक है? अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जा रही है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर लो टेम्परेचर पे कराई जा रही है, तो देखो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी डेल एच की, डेल एस की वैल्यू भी कैसी आ गई? पॉजिटिव, और डेल जी की वैल्यू भी कैसी आ गई? पॉजिटिव। मतलब लो टेम्परेचर पे इंडोथर्मिक रिएक्शन करवाई जाएगी तो तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है, ओके? हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करवाई जा रही है, तो डेल एच की वैल्यू तो पॉजिटिव है, डेल एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन डेल जी की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई, ठीक है? ध्यान से एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं? इंडोथर्मिक प्रोसेस ऑल टेम्परेचर पे कराया जाएगा, तो डेल एच, डेल एस और डेल वी की वैल्यू, सॉरी डेल जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस है? तो डेल एच की वैल्यू कैसे आ गई? पॉजिटिव, डेल एस की वैल्यू कैसे आई? नेगेटिव, और डेल जी की वैल्यू कैसे आई? पॉजिटिव। लो टेम्परेचर पे कराई जाएगी तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव और डेल जी की वैल्यू भी कैसे आ गई? पॉजिटिव। जबकि हाई टेम्परेचर की हम बात करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पे डेल एच की वैल्यू तो कैसे आ रही है? पॉजिटिव, डेल एस की वैल्यू भी पॉजिटिव, लेकिन डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज, मतलब नेगेटिव, ओके? अब मैंने एक आपको बात बताई थी कि डेल जी की वैल्यू जब जब पॉजिटिव आएगी, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके? और अगर नेगेटिव आ गई तो ये क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, ओके जी? अब देखो क्वेश्चन पे,
आपको बोला था ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराना है, तो ऑल टेम्परेचर पे या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या इंडोथर्मिक होगी। तो ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस अगर हो करवाना है रिएक्शन तो वो एक्सोथर्मिक होगी, वाली कंडीशन पे जा ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑल टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर पे तो यहाँ एक ही रिलेशन है, ये वाला देखो, ये वाला रिलेशन ही है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से डेल एच और डेल एस में क्या डिफरेंस है। तो डेल एच की वैल्यू ऑल टेम्परेचर पे नेगेटिव आती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो कैसे लिखोगे, डेल एच लेस देन, डेल एच लेस देन जीरो, ठीक है, नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो। और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसको लिख सकते हैं डेल एस ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाला रिलेशन आप चेक कर लो, ये वाला रिलेशन आप चेक कर लो। तो डेल एच लेस देन जीरो और डेल एस ग्रेटर देन जीरो, ये वाला रिलेशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डेल एच लेस देन जीरो, डेल एस ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छे से आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट से रिपीट हुआ है बार बार, ठीक है। और देखते आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है देखिएगा बेटा, पढ़िए एक बार अच्छे से। निम्न में से किस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज का मान सर्वाधिक है। निम्न में से किस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज का मान सर्वाधिक है। मतलब आपको सबसे पहले तो ना एंट्रोपी चेंज पता होना चाहिए। तो एंट्रोपी चेंज मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, डेल एस इक्वल टू क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज। अगर किसी रिएक्शन के लिए, अभी देखो चार रिएक्शन आपको देख के रखा, चार रिएक्शन में आपको क्या पूछ रहा है, चार में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा था। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तो क्या करते हैं, चलिए एक फॉर्मूला है, किसी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालते हैं तो डेल एस इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सॉरी इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या, इससे माइनस करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन आपको दी हुई है, तो लेफ्ट साइड की स्पीसीज कहलाती रिएक्टेंट, राइट साइड की स्पीसीज कहलाती प्रोडक्ट। इतना तो आपको क्लियर है, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। तो भैया आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल से रिएक्टेंट के गैसियस मोल को माइनस करना है, और उस केस में जितनी ज्यादा वैल्यू डेल एस की आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। ओके, देखिएगा जरा, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसमें क्या देख रहे हो आप कि रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम, वो कौन से स्टेट में, सॉलिड, इससे मतलब नहीं हमको, ठीक है। हाफ O2 गैस, ओके, हाफ मोल्स हैं किसके, O2 के, ओके। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम सॉलिड, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें अगर मैं डेल एस निकालू, पहले क्वेश्चन में डेल एस निकालू, एंट्रोपी चेंज निकालू, तो देखो प्रोडक्ट कैसा है, सॉलिड है, तो इसके मोल्स तो हो गए जीरो, प्रोडक्ट के मोल तो क्या हो गए जीरो, और रिएक्टेंट में तो सॉलिड है, इसके मतलब इसके मोल से हमको लेना देना नहीं है। सीधे आओ ये वाले रिएक्टेंट के पास, तो कितना मोल है इसका, हाफ मोल है, तो यहाँ पे जीरो माइनस क्या करोगे, हाफ। तो बताओ डेल एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस हाफ। पहली रिएक्शन के लिए डेल एस मींस एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कितनी आई, माइनस हाफ, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए, देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट देखो आप, प्रोडक्ट देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, और CO2 क्या है, गैस। तो बताओ CO2 के कितने मोल है, वन, अरे वन ही बोले ना, कुछ नहीं लिखा मतलब नंबर कितना है, वन। तो गैसेस मोल्स कितने हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के, वन। रिएक्टेंट तो सॉलिड है, तो सॉलिड मतलब रिएक्टेंट के मोल तो क्या हो जाएंगे, जीरो। प्रोडक्ट का मोल कितना होगा, वन। तो रिएक्शन नंबर सेकंड में डेल एस इक्वल टू प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, वन, और रिएक्टेंट का गैसेस मोल क्या है, जीरो। तो यहाँ पे प्लस वन वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरे रिएक्शन में डेल एस की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस वन, ओके। सी, सी देखिएगा ध्यान से, रिएक्टेंट कार्बन सॉलिड, इससे मतलब हमको नहीं है, यहाँ पे जो सॉलिड स्पीसीज है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इसके मोल्स लेना ही नहीं है, हमको किसके मोल लेना है, गैसियस प्रोडक्ट या गैसियस रिएक्टेंट के।
तो इस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट तो सॉलिड है, गड़बड़ हो गया, कार्बन सॉलिड दिया है, इसको अपन नहीं लेंगे। अब आती बात यहाँ पर, देखो प्रोडक्ट का गैसियस मोल कितना है 1, CO2 के 1 मोल है, और रिएक्टेंट में O2 भी तो गैस है और इसका कितना मोल है 1। तो देखो प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं जल्दी से बताइए 1, और रिएक्टेंट का गैसियस मोल कितना है 1, तो कितना आ गया बेटा 0। डेल एस की वैल्यू यहाँ पे तीसरी रिएक्शन के लिए क्या आ जा रही है 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सॉरी फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे N2 गैस बिल्कुल सही है, लेंगे इसको, O2 गैस इसके मोल लिए जाएंगे, और 2NO गैस यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, इसके मोल्स लिए जाएंगे। तो बताओ यहाँ प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, ठीक है जी, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, प्रोडक्ट के गैसेस मोल 2 है, रिएक्टेंट के गैसेस मोल भी कितने हैं 2। अरे भाई N2 का 1 मोल है, O2 का भी कितना मोल है 1, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो रिएक्टेंट के भी गैसेस मोल कितने हो गए 2, तो कितना आ गया 0। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो 4 स्टेप अपने सॉल्व किए चालू रिएक्शन में, इसमें डेल एस की वैल्यू सबसे ज्यादा किस रिएक्शन के लिए आ रही, तो आपको देख के आप बता पा रहे हो कि हमारे पास बी वाली जो रिएक्शन है उसके लिए डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा बी वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीएनएसटी में पूछा गया था 2012 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके देखिएगा जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किस अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। चलो देखते हैं। जनरली अगर हम बात करेंगे एंट्रोपी की, एंट्रोपी की, तो ये क्या होता है, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस, अनियमितता, अनियमितता, ठीक है, रेंडमनेस को हम क्या बोलते हैं अनियमितता, अनियमितता, रेंडमनेस को हम क्या बोलते हैं अनियमितता, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी, जितनी ज्यादा अनियमितताएं होगी, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होती है। अगर हम किसी डिफरेंट टाइप के मैटर को लेकर, डिफरेंट टाइप के पदार्थ के स्टेट को लेकर एंट्रोपी डिस्कस करें तो आपको क्लियर होगा, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 टाइप के मटेरियल है, एक है सॉलिड, देखिएगा, एक है लिक्विड और एक है गैस, ओके, 3 टाइप के मेरे पास मटेरियल है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर पे जाएं तो सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो बहुत ही ऐसे पास पास अरेंज होते हैं, ऐसे, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही क्लोज होता है, ओके, ये बहुत ही क्लोज और एकदम से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है इनकी, ठीक है, इसकी सॉलिड की। अगर हम लिक्विड पे आते हैं तो लिक्विड के केस में क्या देखते हैं हम लोग कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम गैस के केस में आते हैं तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्लियर। तो अब बताओ सबसे ज्यादा फ्री मूवमेंट कहाँ का पार्टिकल करेगा, गैस, ये पार्टिकल फ्रीली मूवमेंट करेगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम लिक्विड में आते हैं तो इसके पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो गैस के कंपेयर में थोड़ी क्या हो गई कम। और इसके बाद अगर हम सॉलिड में आते हैं तो इसके पार्टिकल तो बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग में है, मतलब ये अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है, मतलब इसकी एक रेगुलर पैकिंग है, क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रेंडमनेस कहां पे होगा, सॉलिड लिक्विड और गैस 3 टाइप का मटेरियल है, तो सबसे ज्यादा रेंडमनेस कहां दिखाई देगी आपको, तो आप बोलेंगे सर गैसेस पार्टिकल जो होंगे इनमें सबसे ज्यादा रेंडमनेस है, ठीक है। उससे कम कहां पर है लिक्विड में और उससे कम कहां पे सॉलिड में। तो रेंडमनेस मींस एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों टाइप के पदार्थ में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी बेटा, गैस, उससे कम किसकी हो गई लिक्विड, और उससे कम किसकी हो गई बताइए, इससे कम हो गई सॉलिड की। तो हमको एक चीज क्लियर हुई कि एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है गैस की, उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड। अब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो अब मैं इसको रिएक्शन से रिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। तो इसको हम मिटा देते हैं और सीधे इसको रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में कैसे आप इसको देखोगे वो समझते हैं, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट स्पीसीज कैसी है, सॉलिड स्टेट में है, और अगर वो रिएक्शन के दौरान किस में बदल रही है,
लिक्विड में बदल रही है। अब ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अगर कोई स्पीसीज सॉलिड स्टेट में है और रिएक्शन के दौरान किस में जा रही है, लिक्विड में, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो रेंडमनेस बढ़ेगी। हमने बोला था ना अभी सॉलिड से ज्यादा रेंडमनेस किसकी होती है, लिक्विड की, ठीक है। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी किसी सिस्टम की अगर बढ़ती है तो उसका जो एंट्रोपी चेंज का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इसको अच्छे से समझते चलिए आप। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंज का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। और वेरी गुड। बी नंबर देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर रिएक्शन आपसे बन जाएगी। अगर हम लिक्विड से अगर हम किसी रिएक्शन में, रिएक्टेंट मेरे पास लिक्विड है और लिक्विड से मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको गैस में। अगर कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट में मेरे पास, उसको मैं किस में बदल रहा हूं, गैस में, तो लिक्विड से गैस में जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी बेटा तो ऐसे केस में फिर से एंट्रोपी चेंज या स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू है फिर से पॉजिटिव आएगी। ओके, ठीक है जी। सी, अगर किसी पदार्थ को सीधे मैं सॉलिड से किस में बदल दूं, गैस में बदल दूं। ओके, सॉलिड से किस में बदल दूं, गैस में, तो बताओ फिर से एंट्रोपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो एंट्रोपी बढ़ी तो एंट्रोपी चेंज फिर से कैसा आया जी, पॉजिटिव आया। क्लियर है, ओके। अब देखो तीन केस में जस्ट रिवर्स ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब पहले केस को रिवर्स करो, मतलब अब मैंने क्या किया, अगर मेरे पास रिएक्टेंट कैस स्टेट में लिक्विड, और उसको जब मैंने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्ट जो बना वो कैसे स्टेट का हो गया, सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड अगर बना रहे हो तो डेल एस की जो वैल्यू है वो कैसे आई है बताओ। लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो मतलब एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी कम होगी तो डेल एस की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज कैसा आया, नेगेटिव। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो गैस से लिक्विड में आओ, गैस से लिक्विड में, अब गैस को बना दिए रिएक्टेंट और लिक्विड को बना दिए प्रोडक्ट। क्लियर है। अगर गैस में पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो और उसकी स्टेट क्या हो जा रही, लिक्विड, तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा थी लेकिन रिएक्शन के दौरान वो क्या बना रहा है, लिक्विड, और लिक्विड की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। लिक्विड की एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे डेल एस की जो वैल्यू आएगी बेटा फिफ्थ रिएक्शन के लिए वो कैसी आएगी, नेगेटिव। चलो लास्ट है, अगर आपने गैस पदार्थ को या गैसियस सब्सटेंस को रिएक्शन में किसने बदल दिया, सॉलिड में, तो गैस से किधर जा रहे हो, सॉलिड में, मतलब एंट्रोपी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू यहाँ पे भी कैसी आ जाएगी बताइए, नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो इसको अप्लाई करते हैं रिएक्शन के ऊपर। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में अच्छे से देखना, रिएक्टेंट कैसा है, सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है बेटा, गैस। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, गैस। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो बताओ एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। और एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल एस की वैल्यू तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। और हमको पूछा क्या है, हमको तो पूछा है उसने नेगेटिव। क्या पूछा है, नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो चुका है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। रिएक्टेंट लेफ्ट वाली स्पीसीज देखो कैसी है, सॉलिड। लेफ्ट वाली स्पीसीज कैसी है, सॉलिड। और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसा है, गैस। प्रोडक्ट कैसा है, गैस। तो बताओ सॉलिड से फिर किस में जा रहे हो, गैस में। भाई सॉलिड से किस पे जा रहे हो, ये देखो सॉलिड से किस पे जा रहे हो, गैस पे, तो एंट्रोपी चेंज कैसा आया, पॉजिटिव। मतलब इसके लिए भी एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ जी ठीक है, समझ आ गया। मतलब ये भी गलत हो गया क्योंकि तो हमको तो नेगेटिव पूछा था। ओके, आइए, लिक्विड से अगर रिएक्शन में सॉलिड पे जा रहे, लिक्विड मेरे पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बनाए तो क्या बना, सॉलिड स्टेट में, तो लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो एंट्रोपी डिक्रीज, यहां देख लीजिए, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, डाउन, मतलब एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, कम। तो एंट्रोपी चेंज आएगा नेगेटिव। ठीक है जी, ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमको नेगेटिव तो पूछा था, आंसर हो गया सी। ठीक है, लास्ट वाले में आओ, देखो फिर से सॉलिड से कहां जा रहे हो, गैस। तो भैया ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें भी एंट्रोपी चेंज कैसा आता, पॉजिटिव आता। ठीक है, सॉलिड से गैस पे जा रहे हैं ना। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप रिएक्शन में बड़े आसानी से अप्लाई करके आप आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम थोड़ी देर पहले ही किए थे ऐसी टाइप का क्वेश्चन।
फिर से एक बार क्वेश्चन आया 2014 में पीएनएसटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल ऑलवेज बी इम्पॉसिबल। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। भाई जो पॉसिबल नहीं है मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसकी लैंग्वेज को समझिए। ओके, आपको वो कहना चाह रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होगी, ये पूछ रहा है आपसे, बस इतना से याद रखोगे। ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो सदैव असंभव होगी, और असंभव होगी मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हमको ये चार जो रिलेशन दिया है, इसमें से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो स्टेप होगा वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो इसके लिए फिर से मुझे एक बार जो है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो लिखा था वही एक बार फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पर। क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको रिलेशन बताया था यार। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, इसमें अगर मैं बात करूं ऑल टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, तीन कंडीशन में मैंने बताया था रिएक्शन होती है। ओके, देखिएगा जरा, यहां पर एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये तीनों थे। ठीक है, ऑल टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया था तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव और डेल जी की वैल्यू कैसी आई थी, नेगेटिव। कैसे आई थी, नेगेटिव। ओके जी, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाए थे तो तीनों की वैल्यू कैसी आ गई थी, नेगेटिव आ गई थी। ओके, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाए तो डेल एच और डेल एस की वैल्यू तो नेगेटिव आई थी, लेकिन एस की वैल्यू डेल जी की वैल्यू कैसे आई थी, पॉजिटिव। कैसे आई थी, पॉजिटिव। ठीक है जी, ओके, इसको थोड़ा सुधारना, ये नेगेटिव है। ओके, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ओके, और ये पॉजिटिव आ गई तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ओके जी, ठीक है, इतना हमको पता है। रिएक्शन नंबर सेकंड पे आए थे, इंडोथर्मिक प्रोसेस या इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन भी तीन टाइप से होती थी, हमने देखा था। पहले ऑल टेम्परेचर पे, ऑल टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है और एक होती है हाई टेम्परेचर पे। तो तीन टाइप के टेम्परेचर पे ये होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इधर सामने फोकस करके समझने का प्रयास करिए। ऑल टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो डेल एच की वैल्यू है ये आती पॉजिटिव, डेल जी सॉरी डेल एस की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, और डेल जी की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। ठीक है जी, लो टेम्परेचर पे डेल एच, डेल एस और डेल जी तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि डेल एच की वैल्यू भी पॉजिटिव है, डेल एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और डेल जी की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, डेल जी की वैल्यू जहां जहां पॉजिटिव है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, और जहां नेगेटिव वैल्यू है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, अच्छा, अब हमको क्या पूछा था उसने, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए स्टेप बोला था, ऐसी अभिक्रिया जो असंभव है, मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप ना पहले क्या कर लो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल से पकड़ो। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तीन कंडीशन है, वो यहां से निकाल लो आप। ठीक है, तो देखो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव, ये कहीं पे दिख रहा है क्या, पहले ये चेक करो। डेल एच नेगेटिव यहां दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है। ओके, और डेल एस पॉजिटिव ये देखो ये दिख रहा है, मतलब ये वाला स्टेप जो है वो स्पॉन्टेनियस के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं है। ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्रोसीड करेगा, गलत हो गया। ओके, दूसरे नंबर पे आओ, क्या कहीं पर ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्या डेल एच और डेल एस ये दोनों की वैल्यू कहीं पे नेगेटिव आ रही है क्या, चेक करो। ये देखो लास्ट में डेल एच नेगेटिव, डेल एस नेगेटिव, तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का स्टेप है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का है स्टेप वाला, तो ये भी गलत हो चुका है। और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लास्ट में देखो, ठीक है,
डेल एच पॉजिटिव और डेल एस भी पॉजिटिव। देखो चेक करो जल्दी से, है कहीं पर? यस, ये देखो, ये तीसरा हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का स्टेप मिला। मतलब ये तीन स्टेप जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थे, तो ये गलत हो चुके हैं। अब लास्ट बच गया, तो ये देख लो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आ रहा है कि नहीं। तो डेल एच पॉजिटिव और डेल एस नेगेटिव। ओके, ये देखो यहां पर ध्यान से देखना, डेल एच पॉजिटिव और डेल एस कैसा आया? नेगेटिव। ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। सी वाला नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए करेक्ट क्या बोलना चाहिए, आंसर हमारे पास हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सबको समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, जब किसी क्लोज कंटेनर में कोई रिएक्शन कराई जाती है, तो ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन होगी, तो ऐसे केस में ऐसे केस में हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब पर ऊष्मा और स्थिर आयतन पर ऊष्मा, ये दोनों क्या हो जाते? इक्वल हो जाते अगर कांस्टेंट किसी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शन करवाई जा रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट है उसको बोला क्या जाता है? सबसे पहली बात तो इसको बोला जाता है डेल एच। इसको डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है इसको डेल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? डेल यू से। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट है ये इक्वल हो जाती है जब क्लोज कंटेनर के अंदर आपकी रिएक्शन कराई जाती है। तो इसी को जो है ना, इसी को अपन लोग क्या लिखते हैं? इसी को डेल एच जो है इसको क्यूपी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यूवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्यूपी इक्वल टू क्या? क्यूवी। ठीक है, तो जब भी क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन कराई जाएगी तो हमें बस ये रिलेशन देखने को मिलेगा। सी वाला बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसी पदार्थ के लिए डेल एच का मान ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से पढ़िए। निम्न में से किस पदार्थ के लिए डेल एच की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही? बताइए जल्दी से, वो कैसी आ रही? बोल रहा है जीरो। शून्य नहीं है बोल रहा है, सॉरी, जीरो नहीं है बोल रहा है। अब सबसे पहले ना डेल एच नॉट का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। देखो डेल एच नॉट का जो मतलब है वो समझ लो पहले। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। इसको हिंदी में बोला जाता है मानक एंथैल्पी परिवर्तन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मानक एंथैल्पी परिवर्तन। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रखना, कभी आप भूलोगे नहीं। देखिए ध्यान से, एक नोट लिखवा रहा हूं मैं सबसे पहले, आपको इसको भूलना नहीं है। क्या है? नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए जो डेल एच नॉट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? जीरो। अब ध्यान से सुनना, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है उसको जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, क्लियर? जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताएंगे, जैसे देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है, समझने का प्रयास करना। ठीक, जैसे हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है, जैसे हीलियम। हीलियम क्या है? गैस। अब नेचर में हीलियम जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए अगर मैं डेल एच नॉट की वैल्यू आपको बोलूं, क्या लिखोगे? तो इसके लिए आप डेल एच नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे? जीरो। मतलब इसके लिए एंथैल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कैसा आया? जीरो। अगर मैं यहाँ पे मैंने बोला नियॉन, नियॉन क्या है? गैस। भाई ये भी तो गैसेस फॉर्म में, जितनी भी इनर्ट
गैस होती है, 18वें समूह के जो एलिमेंट होते हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो नियॉन जो है वो गैस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, इसलिए इसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 0। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कैल्शियम एलिमेंट है, कैल्शियम कौन से स्टेट में मिलेगा, सॉलिड, क्योंकि ये मेटल है, नेचर में हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो डेल एच नॉट की जो वैल्यू है बेटा इसके लिए क्या आ गई, 0। ओके जी। अगर मैं बोलूं फोर्थ नंबर पे, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत सारी स्पीसीज है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे बोले फोर्थ नंबर पे, मान लो मैंने सोडियम बोला, तो सोडियम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड। तो इसके लिए डेल एच नॉट का जो वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, 0। कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। ओके। अगर मैं फिफ्थ नंबर पे एक और एग्जांपल लूं, अभी काफी सारे एग्जांपल हमारे पास आ रहे हैं। जैसे मैं फास्फोरस की बात करूं, तो फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस के फॉर्म में होता है और ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये बहुत सारे फास्फोरस के फॉर्म में, रेड फास्फोरस हो गया। ओके। ब्लैक फास्फोरस भी हो सकता है। तो नेचर में हमको कौन सा फास्फोरस मिलता है, ठीक है, तो नेचर में हमको ना व्हाइट फास्फोरस मिलता है इस फॉर्म में, या फास्फोरस हमको नेचर में ये वाले फॉर्म में मिलता है। तो इसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू क्या हो गया, 0। लेकिन इसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर पे। ठीक है। ओके। 7 नंबर, अगर आपको कोई ऐसा स्पीसीज, कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, ये याद रखना। जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर, क्या मैंने आपको बोल दिया कि हमारे पास जैसे आयोडीन, I2, ये सॉलिड, और मैंने इसको ऐसे भी लिखा I2 गैस। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों में से आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इस फॉर्म के लिए डेल एच नॉट का वैल्यू क्या आया, 0। लेकिन इस फॉर्म के लिए डेल एच नॉट का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। क्यों, क्योंकि आयोडीन हमारा जो है वो इस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 0। लेकिन I2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास यहाँ पे मरकरी है, मरकरी Hg, इसको मैं दो फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक लिक्विड और एक मैंने लिखा यहाँ पे गैस, सॉरी इसको सॉलिड कर देते हैं, ये सॉलिड। अब मुझे बताना मरकरी के लिक्विड फॉर्म के लिए एंट्रोपी चेंज, सॉरी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा, और मरकरी के सॉलिड फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा। तो बेटा मरकरी जो है वो नेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इस फॉर्म के लिए डेल एच नॉट का जो वैल्यू है वो 0 आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज 0। लेकिन सॉलिड फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेल एच नॉट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा मरकरी के सॉलिड फॉर्म के लिए। बोलो क्लियर है सबको। ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी एलिमेंट जो नेचर में उसकी फिजिकल स्टेट जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का वैल्यू 0 लिखना है। क्लियर। चलो अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी में मैं मिटा के एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ओके जी। देखिए एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंपाउंड। अगर हम किसी कंपाउंड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे, तो डेल एच नॉट की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ये कभी भी 0 आने वाली नहीं है, क्योंकि कंपाउंड जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनता है। ठीक है। तो भाई एलिमेंट को मिलाने से कंपाउंड बन रहा है ना, तो उस कारण से क्या होगा, किसी भी कंपाउंड की हम बात करेंगे, किसी यौगिक की हम बात करेंगे, तो उसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगा। केवल एलिमेंटल फॉर्म के लिए डेल नॉट की वैल्यू 0 आता है, वो भी जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल समझना, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे किसी ने बोला कि भैया CH4 गैस, इसके लिए आप बताओ डेल एच नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे भैया नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि मीथेन बना किससे, दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बना है। क्लियर। और ये इसकी नेचुरल फॉर्म नहीं है। ठीक है। चलिए दूसरा, हम केवल नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट के लिए डेल एच नॉट की वैल्यू 0 लिखते, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए नहीं लिखते। आपको दिख कर दे देगा वाटर लिक्विड, बोले इसके लिए डेल एच नॉट की वैल्यू क्या,
तो कंपाउंड कोई भी आपको दिख जाए, कंपाउंड कोई भी आपको दिख जाए, C2H5OH, भाई ये अल्कोहल है, इथेनॉल, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंपाउंड है ना, कंपाउंड के लिए डेल एच नॉट की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट फोर्थ, अगर मेरे पास ये CH3OH ये दिया है, इसके लिए आपको बोलता है डेल एच नॉट का वैल्यू बताओ, तो आप नॉट इक्वल टू जीरो। अरे भाई बिल्कुल आपको लगा देना है। अगर आपको बोलता है CO2 बताओ, इसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अरे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना है, उनके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू जीरो लगाना है, बस खत्म। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। क्लियर है क्या? यहाँ पे जैसे मैंने बोला H2SO4, H2SO4 लिक्विड, CO2 क्या था, गैस, ये कैसा था, लिक्विड। ठीक है, तो इसके लिए डेल एच नॉट का वैल्यू बताओ, तो ये भी कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो। इतना याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे आओ। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, इसको पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। निम्न में से किसी पदार्थ के लिए, किस पदार्थ के लिए डेल एच नॉट का मान शून्य नहीं होता? तो देखो, पहली बात, कैल्शियम सॉलिड, कैल्शियम सॉलिड बिल्कुल, कैल्शियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए तो डेल एच नॉट की वैल्यू आएगी जीरो। तो ये तो गलत हो गया, हमको तो जीरो नहीं होना चाहिए बोला है। ओके, दूसरा, हीलियम गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, सही बात है, डेल एच नॉट की वैल्यू जीरो आएगी इसके लिए, वो तो नहीं आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं हमको, गलत हो गया ये भी। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो डेल एच नॉट की तो वैल्यू जीरो है, ये भी गलत। लास्ट में देखो एक कंपाउंड दिख रहा है तुमको, मिथेनॉल, ये कंपाउंड है, भले ही वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन भैया डेल एच नॉट का जो वैल्यू है वो केवल और केवल जो है एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नेचुरल, एलिमेंटल फॉर्म या नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। ये तो कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए डेल एच नॉट का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। आंसर इज डी, डी वाला करेक्ट आंसर है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही से सीख पा रहे हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपसे लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलो पढ़िए क्वेश्चन जल्दी जल्दी से, जब तक हम पानी पी लेते हैं, देखिएगा फिर। ओके, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, हमको एक रिएक्शन दी थी, C2H2 प्लस 5/2O2 कन्वर्ट हो रहा था CO2 के अंदर, और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। ओके, यहाँ पे ना प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन है, वाटर बन रहा है। ओके, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। ओके ओके, हाँ बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा, देखिए जरा, इस रिएक्शन के लिए जो हीट चेंज आ रहा है उसको बोल रहा है इनमें से कौन सा हीट चेंज है। तो पहली बात, ये रिएक्शन कौन सी है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो हीट, सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। और कंबशन रिएक्शन में जो हीट चेंज आता है उसका डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको हम सीधे बोल देते हैं हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, देख के समझ में आ रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कराया जाता है तो CO2 और क्या बना, वाटर। और ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन में जो हीट चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होता है। अब मैं इसका ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, इसी को देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो पदार्थ लेके चल रहे हैं उसका कितना मोल है, 1 मोल। तो हम जब थर्मोडाइनमिक पढ़ते हैं तो यहां पर ध्यान देना, 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्ट कराया जाता है तो इसको हम बोलते हैं, या 1 मोल कंपाउंड का जो कंबशन कराते हैं, दहन कराते हैं, तो दहन किसके प्रेजेंट में होता है, O2 के प्रेजेंट में। ठीक है, O2 की उपस्थिति में होता है। तो 1 मोल पदार्थ का कंबशन कराने पर जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। डेल एच सी मीन्स इसको हम बोलते हैं क्या, हीट ऑफ कंबशन। ये चारों का डेफिनेशन में बता दे रहा हूं जो दिया है। ठीक है, पहले तो अपना आंसर आ गया क्या, 1 मोल कंपाउंड का, या 1 मोल कंपाउंड का कंबशन कराने पर, 1 मोल कंपाउंड का कंबशन कराने पर जो हीट चेंज आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन। क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन। फिर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 1 मोल सॉलिड, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को
लिक्विड सब्सटेंस में बदला जाए, अगर किसी रिएक्शन में 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में बदल दिया गया, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम जनरली बोलते हैं फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ये फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसको संभवन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभवन। फ्यूजन का मतलब गलन भी बोल सकते हैं आप। ओके, गलन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब 1 मोल सब्सटेंस किसी रिएक्शन में लिक्विड में बदल रहा है तो इसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं या गलन अभिक्रिया। और इसमें जो हीट चेंज आएगा इसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ इस रिएक्शन में जो हीट चेंज आएगा उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है आपको, इसको याद रखना, कभी रिपीट हो सकता है। 1 मोल ठोस पदार्थ को लिक्विड पदार्थ में बदल रहे हैं किसी रिएक्शन में तो इसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, गलन अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आओ, 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस को, 1 मोल लिक्विड, अब द्रव पदार्थ कितना है? 1 मोल। 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस को अगर आप गैसियस सब्सटेंस में बदल रहे हो तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जो हीट चेंज आता है उसको बोला जाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की उष्मा। ठीक है, अब यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना। इसको मिटा के फिर मैं लास्ट डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। चौथे नंबर पे नेचुरल फॉर्म ऑफ, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट अगर है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हम एलिमेंट के नेचुरल फॉर्म को ले रहे हैं और उस नेचुरल फॉर्म से अगर हम 1 मोल कंपाउंड को फॉर्म कर ले रहे हैं, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फॉर्मेशन अभिक्रिया बोलते हैं। ये अभिक्रिया जो कहलाती है फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, मतलब इसको हम संभवन अभिक्रिया बोलते हैं, संभवन अभिक्रिया बोलते हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन। और इस अभिक्रिया में जो हीट चेंज आता है उसको डेल एच एफ बोला जाता है। और ये डेल एच एफ का मीनिंग होता है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आपसे यहाँ पे ना 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या? नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट से 1 मोल पदार्थ बनाने पर जो हीट चेंज आएगा उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आपको बोला जाएगा 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस बनाने पर जो हीट चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, फिर आएगा हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या था? 1 मोल कंपाउंड का कंबशन कराने पर, कंबशन कब कराते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कंबशन रिएक्शन होती है। तो 1 मोल पदार्थ का कंबशन कराने पे जो हीट चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? तो बेटा 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस को गैसेस सब्सटेंस में बदलने पर जो हीट चेंज आएगा उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। इसको डिटेल हम लोग जो है क्लास लेक्चर के अंदर डील करते हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था? हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये जो रिएक्शन आप करवा रहे हो इसमें हीट चेंज जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो ये रिएक्शन कौन सी है बेटा बताओ? ये कंबशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन है। और कंबशन रिएक्शन में जो हीट चेंज आता है उसको हीट ऑफ कंबशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीट ऑफ कंबशन। मतलब बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा था देखो, डेल एच इक्वल टू डेल ई, ये डेल एच इक्वल टू डेल ई किस अभिक्रिया के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा ऐसे करके बोल रहा है, या इसके डेल एच इक्वल टू डेल ई किस रिएक्शन के लिए आने वाला है। तो हम ना जब थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल ई, ये इंटरनल एनर्जी है, या इसको डेल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस डेल एन जी आर टी। ये ना फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, एक फॉर्मूला है एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए, डेल यू या डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि हमको कैसे करना है। बेटा डेल एन जी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल एन जी कैसे निकलता है।
तो डेल एन जी निकालने का प्रोसेस क्या है देखो जरा, डेल एन जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, गैस के प्रोडक्ट के गैसीय मोलों की संख्या माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, अभिकारक के गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या। डेल एन जी अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर डेल एन जी मुझे निकालना है तो गैसियस प्रोडक्ट के गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या से किसको माइनस करना है, अभिकारक, गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या को माइनस करना है। तो क्या आएगा, डेल एन जी। क्या आएगा, डेल एन जी। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना इस फॉर्मूले में 3 केस बनेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना ना। ठीक, इतना मिटा दे रहे हैं। अब देखो केस नंबर फर्स्ट, अगर मैंने डेल एन जी की वैल्यू, अगर डेल एन जी की वैल्यू 0 आ गई, मान लो इस रिएक्शन में मैंने डेल एन जी की वैल्यू क्या रख दिया, 0, तो ऐसे केस में होगा डेल एच इक्वल टू डेल ई। ऐसे केस में डेल एच इक्वल टू क्या आएगा, डेल ई। ओके, दूसरा केस देखिए, अगर बेटा डेल एन जी की वैल्यू 0 से ज्यादा आ गई, 0 से क्या आ गई, ज्यादा, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे केस में बेटा डेल एच की जो वैल्यू होगी, अब देखो डेल एन जी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिलकर इसके बराबर होगी। मतलब अगर मैं डेल एच और डेल ई में रिलेशन बैठा लूं तो डेल एच की वैल्यू यहां पर डेल ई से क्या होगी, ज्यादा। ओके जी। तीसरा केस, केस नंबर थर्ड, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया डेल एन जी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 रखें, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से कम है, मतलब माइनस में आ रही है, तो ऐसे केस में बताओ डेल एच और डेल ई में क्या रिलेशन है। तो ऐसे केस में बेटा आपको क्या याद रखना है, डेल एच लेस देन डेल ई। ठीक है, ये वाला रिलेशन याद रखेंगे। ओके, मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि यहां पर ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर डेल एन जी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो ये वाली वैल्यू से पहले ये क्या बोलना चाहिए, इक्वल, इससे क्या बोलना चाहिए, ये वाली वैल्यू माइनस होगी और फिर इसके बराबर होगी। मतलब ऐसे केस में डेल ई की वैल्यू जो है वो ज्यादा होने वाली, किससे, डेल एच से। अच्छा, तो हमको ना इन क्वेश्चंस के अंदर देखना क्या है, अगर हमारा आंसर ये वाला लाना है तो मुझे ये वाला रिलेशन देखना है। ठीक है, ये रिलेशन मतलब डेल एन जी की वैल्यू जिस रिएक्शन में 0 आ गई वही मेरा करेक्ट आंसर है। तो चलो चेक करते हैं, बड़ा इजी है, देखेगा। रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन नंबर फर्स्ट पे आओ, देखो यहां पे तो सॉलिड रिएक्टेंट है तो कट जाएगा, इसके मोल्स नहीं लेना है। यहां पर आओ, ये गैसियस है, बिल्कुल ले लेंगे, ये गैस है, ये भी ले लेंगे, ये भी गैस है, ले लेंगे। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट की मोल देखो, प्रोडक्ट का गैसियस मोल यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है 1, मतलब 3 प्रोडक्ट के गैसियस मोल है। रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं, 2। पहली रिएक्शन में गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 3, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2, तो वैल्यू कितनी आई बेटा, +1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं आ सकता। मुझे तो आंसर डेल एन जी की वैल्यू क्या लाना है, 0, तब जाके आंसर है। ओके, बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बी वाले पे आओ, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2। ठीक है जी, लिखते हैं, डेल एन जी निकालेंगे, प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2, माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल देखो 2 और ये 1, कितना हो गया, 3, मतलब 3 कितना आ गया, -1। ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डेल एन जी की वैल्यू तुम्हें क्या लाना है, 0। ठीक है, ये भी गलत हो गया। सी, PCl5 गैस रिएक्टेंट का कितना मोल है, 1, और प्रोडक्ट के मोल देखो 1, सॉरी यहाँ पे 1 है और ये भी कितना है, 1, तो प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2, प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट का गैसेस मोल कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1। इसके लिए भी 1 आ रही वैल्यू, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाले पे देखो, प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल कितने हैं, 2, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यहाँ पे प्रोडक्ट के गैसेस मोल 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब आंसर हो गया बेटा डी। आंसर कौन सा हो गया, डी। डेल एन जी की वैल्यू जिस रिएक्शन के लिए 0 आएगी, डेल एच इक्वल टू डेल ई उस रिएक्शन के लिए आएगा। बोलो क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करवाया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बोला
कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर आया तो आपको सीधे याद रखना है गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। और दूसरा क्या था मैंने आपको बताया था, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके लिए डेल जी की वैल्यू कैसी लोगे, पॉजिटिव। इसके लिए डेल जी की वैल्यू कैसी लोगे, पॉजिटिव। लेकिन हमको स्पॉन्टेनियस पूछा ना, तो नेगेटिव वाला ढूंढो यहाँ पर, कहां पर। देखो पहले नंबर का करेक्ट आंसर 2013 पे, सॉरी 16 पे क्वेश्चन आया था पीएनएसटी में, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के बढ़ जाओगे। हमको वैसे भी पीएनएसटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम मिलता है, और 30 सेकंड में अगर हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रॉपर चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके लिए 300 केल्विन ताप पर डेल एच की वैल्यू जो है 150 किलो जूल और डेल एस की वैल्यू जो है 100 जूल केल्विन इनवर्स है, तो डेल जी का मान बताइए। तो क्या बताइए बोल रहा है, डेल जी का मान बताइए कितना होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर बच्चों हमारे पास डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा है, तो डेल जी का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। हमको क्या क्या दिया है बताओ, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, डेल एच की वैल्यू दिया है, देखो ध्यान से। डेल एच की वैल्यू कितनी दिया, 150 किलो जूल, और डेल एस की वैल्यू कितनी दिया, 100 जूल केल्विन इनवर्स ये दिया है। ठीक है जी, टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, 300 केल्विन दिया है। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ वैल्यू पुटअप करना है। अब देखो एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो किलो जूल में दिया है, जबकि एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जूल केल्विन में दिया है, तो इसको किलो जूल में बदलेंगे। तो किलो जूल में बदलेंगे तो बेटा कैसे करोगे, ये 100 को क्या मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और किलो जूल में बदलेंगे तो 10⁻³ ये हो जाएगा किलो जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10⁻⁻1 किलो जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब जो वैल्यू है इसको आप रखो, डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच की वैल्यू कितनी है 150 किलो जूल माइनस टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और आपके पास डेल एस की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 किलो जूल केल्विन इनवर्स। ओके जी, अब देखो यहां से काटते जो जो कटता है डेटा उसको उड़ा देते, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसल आउट हो गया, 10⁻⁻1 से एक जीरो कैंसिल कर दो यहाँ पे। अब क्या बचा देखो जरा, डेल जी इक्वल टू 150 किलो जूल माइनस 30 किलो जूल। यूनिट सेम आनी चाहिए, देखो जब भी आप क्या बोलना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो यूनिट सेम आनी चाहिए, यूनिट सेम नहीं आएंगी तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो किलो जूल इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू की, सॉरी इसकी भी यूनिट किलो जूल में, इसकी भी किलो जूल में। अब आप कर लो इसको, कितना आएगा 150 से 30 माइनस करो 120 किलो जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। डेल जी इक्वल टू क्या बेटा 120 किलो जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए, बी वाला। ये पीएनएसटी में 2016 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़े बन रहे हैं। और क्या होता है कि जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो उसको बताने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो हम एक टाइम में या एक लेक्चर में 30 के आसपास क्वेश्चन भी करवा देंगे। लेकिन कंडीशन ये नहीं ना कि आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़े और सीधे टिक लगा दिए कि आंसर इसका ये है। भाई आपको समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, और उस कारण से थोड़ा सा क्वेश्चन जो आप, सॉरी जो आपका लेक्चर है हमारा, वो थोड़ा डिटेल जा रहा है। थोड़ा डिटेल का मतलब ये है कि कम क्वेश्चन हो पा रहे 1 घंटे के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो प्रयास करेंगे 1 घंटे के लेक्चर के अंदर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ले, और सारे कॉन्सेप्ट जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सारे के सारे हम आपको बता पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे इसका सेकंड लेक्चर डील करेंगे,
तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जा रही है, तो हमारे लेक्चर को ये सॉरी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कंटेंट को पहुँचाएँ। जय हिंद।